अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हर एक सेकंड गुजर रहा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सेकंड्स आखिर हैं क्या? हम टाइम को फील करते हैं, पास्ट को याद रखते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं, फ्यूचर को इमेजिन करते हैं। और रोज सुबह होती है, शाम होती है, हम बड़े होते हैं, चीजें पुरानी होती है, यादें बनती है। लेकिन एक सिंपल सा सवाल है कि टाइम एक्चुअली है क्या? क्या ये सिर्फ एक नंबर है जो हम क्लॉक पर देखते हैं, या फिर ये यूनिवर्स की सबसे फंडामेंटल चीजों में से एक है? और अगर टाइम इतना ही बेसिक है तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? साइंस के अकॉर्डिंग लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग के साथ हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। लेकिन यहीं से शुरू होती सबसे बड़ी मिस्ट्रीज कि अगर बिग बैंग से ही यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी तो इस बिग बैंग से पहले क्या था? क्या एक और यूनिवर्स था, या एक एंडलेस डार्कनेस, या कुछ भी नहीं? अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं पे आपका दिमाग घूम सकता है और आप सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। जब हम बोलते हैं कि बिग बैंग से पहले, तो हम एज्यूम करते हैं कि पहले या बिफोर जैसी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती होगी। लेकिन अब ध्यान से सोचना है कि अगर टाइम की शुरुआत ही बिग बैंग से हुई है तो पहले शब्द का तो कोई मतलब ही नहीं होता। इसका मतलब अगर कोई बोले कि बिग बैंग से पहले क्या था, तो शायद उसका ये क्वेश्चन पूछना ही गलत हो। लेकिन मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती। इस बिग बैंग ने बहुत से सवाल खड़े किए हैं। उसमें से एक सवाल है कि हम सब टाइम को सिर्फ एक डायरेक्शन में क्यों एक्सपीरियंस करते हैं? क्यों हम पास्ट से फ्यूचर की तरफ ट्रैवल करते हैं? कभी फ्यूचर से प्रेजेंट और प्रेजेंट से पास्ट में क्यों नहीं जा पाते? तो फिर रियलिटी में टाइम सिर्फ आगे ही क्यों बढ़ता है? क्या इसके पीछे एंट्रोपी का रोल है, या यूनिवर्स का कोई हिडन रूल? जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में एक ब्लैक होल प्रेजेंट है, जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि जिससे वो सब कुछ अपने अंदर खींच लेता है। और अगर टाइम की बात की जाए तो वहाँ का टाइम भी स्लो हो जाता है, और इसके पीछे का रीजन भी वहाँ की डेंस ग्रेविटी है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि नेचर सबके लिए डिफरेंट रोल प्ले करता है? क्यों ये सारी मिस्ट्रीज को हमसे छुपा के रखता है? और अगर एक दिन यूनिवर्स का एंड हो गया तो क्या उसके साथ टाइम भी खत्म हो जाएगा? सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि हम रोज टाइम को यूज करते हैं, इसी के हिसाब से जीते हैं, लेकिन आज तक हमें यह नहीं पता कि इसका आखिर असली नेचर है क्या। सो वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग चैनल ऑफ ट्रेमेंडस लर्निंग, जहां आज की वीडियो में हम टाइम को थोड़ा और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर टाइम एक्चुअली एग्जिस्ट भी करता है, या फिर एक ये इल्यूजन है। सो लेट्स बिगिन द राइड ऑफ द यूनिवर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर टाइम की शुरुआत हुई कहाँ से, और हम सबको कैसे पता लगा कि इट इज द स्टार्टिंग ऑफ टाइम। हमारी अभी की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग टाइम की शुरुआत लगभग 13.8 बिलियन ईयर पहले बिग बैंग के साथ हुई थी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन जनरल रिलेटिविटी थ्योरी, स्पेस टाइम आर नॉट डिफरेंट थिंग, बल्कि ये एक ही स्ट्रक्चर के दो हिस्से हैं, जिसे हम स्पेस टाइम के नाम से जानते हैं। जब बिग बैंग हुआ तब सिर्फ मैटर और एनर्जी ही नहीं, बल्कि स्पेस टाइम भी एग्जिस्ट करने लगे थे। इसलिए बिग बैंग से पहले क्या था जैसे सवाल का साइंटिफिक आंसर देना बहुत मुश्किल है नहीं, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि पहले बोलने का कंसेप्ट तभी वैलिड होता है जब टाइम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। लेकिन हम सब ये जानते कैसे हैं? साइंटिस्ट ने टाइम के बिगिनिंग को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया, बल्कि यूनिवर्स के साइंटिफिक एविडेंस को स्टडी करना शुरू किया, और उसी में से एक कंसेप्ट सामने आया जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB के नाम से जानते हैं। ये बिग बैंग से लगभग 3,80,000 साल बाद बची हुई थर्मल रेडिएशन थी, जिसके थ्रू हमने बिग बैंग, टाइम और स्पेस को समझना शुरू किया। और दूसरा एविडेंस है एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स। एडविन हबल ने डिस्कवर किया कि गैलेक्सीज हमेशा कंटिन्यूसली एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और अगर इस एक्सपेंशन को मैथमेटिकली रिवर्स किया जाए तो पूरा यूनिवर्स एक एक्सट्रीमली हॉट और डेंस स्टेट में आता है, जिसे हम इनिशियल सिंगुलैरिटी की तरह समझ सकते हैं, जिससे हमने दूसरी बार बिग बैंग को समझने की कोशिश की। इसके अलावा बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस के प्रिडिक्शन भी हाइड्रोजन और हीलियम जैसे लाइट एलिमेंट के ऑब्जर्व एबेंडेंस से मैच करते हैं। इन सब ऑब्जर्वेशन की वजह से साइंटिस्ट ये कंक्लूड कर पाए कि टाइम की शुरुआत भी यूनिवर्स के जन्म के साथ हुई थी। हालांकि प्लैंक टाइम यानी 10⁻³ सेकंड से पहले क्या था, ये अभी भी मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। अब समझते हैं कि टाइम सिर्फ आगे ही क्यों चलता है। ये फिजिक्स की भी सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। हम सबको पता है कि टाइम एक ही डायरेक्शन में चलता है, पास्ट से फ्यूचर की तरफ, और इस डायरेक्शन को साइंस में एरो ऑफ टाइम कहा जाता है। और इसका सबसे एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सिस्टम में एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर हमेशा बढ़ती है। अगर एक गिलास गिर के टूट गया तो वो नेचुरली वापस जुड़ नहीं सकता, क्योंकि टूटना एंट्रोपी को इंक्रीज करता है। तो इसी वजह से टाइम का एक ही डायरेक्शन होता है, हमेशा फ्यूचर की तरफ। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि फिजिक्स के बहुत से फंडामेंटल इक्वेशन जैसे न्यूटन्स इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन और श्रोडिंगर इक्वेशन थ्योरेटिकली टाइम को रिवर्स डायरेक्शन में भी अलाउ करते हैं। लेकिन
रियल वर्ल्ड में ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल के इंटरेक्शन से एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, जिससे बैकवर्ड टाइम यानी पास्ट में जाना लगभग इम्पॉसिबल ही है। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम की स्पीड ग्रेविटी और वेलोसिटी के साथ स्लो या फास्ट हो सकती है, लेकिन उसका डायरेक्शन फिर भी फ्यूचर की तरफ ही रहता है। पर एक बार सोचो कि अगर स्पीड, ग्रेविटी और वेलोसिटी टाइम को स्लो और फास्ट कर सकती है, तो क्या ये टाइम को रोक भी सकती है? जैसे कि हम सबको पता है कि टाइम एक फिक्स चीज नहीं है। अगर ग्रेविटी डेंस हो जाए या वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए तो टाइम स्लो हो सकता है, और इसी फिनोमेना को हम टाइम डिलेशन नाम से जानते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के करीब ट्रैवल करता है या किसी बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल के पास होता है, तो उसके लिए टाइम बहुत धीरे चलने लगता है। बाहर के ऑब्जर्वर को लगेगा कि उसकी गाड़ी लगभग रुक गई है, और इसी इफेक्ट को एक्सपेरिमेंट और जीपीएस सैटेलाइट के थ्रू वेरीफाई भी किया जा चुका है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है कि टाइम का कम्प्लीटली रुक जाना फिजिक्स के हिसाब से पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर टाइम सच में रुक जाए तो हर फिजिकल प्रोसेस भी रुक जाएगा। एटम वाइब्रेट नहीं करेंगे, लाइट ट्रैवल नहीं करेगी और कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर भी नहीं होगी। इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के लिए भी टाइम गुजरना जरूरी होता है। इसलिए साइंस के अकॉर्डिंग टाइम को स्लो किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह रोकना हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स के हिसाब से इम्पॉसिबल है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे कि हम सबको पता है कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज अमर नहीं है, खुद यूनिवर्स भी नहीं। तो क्या एक दिन ऐसा आएगा कि टाइम भी खत्म हो जाएगा? तो समझो कि हमने यूनिवर्स के एंडिंग के बारे में प्रिडिक्शन तो की है, लेकिन ये टाइम कैसे खत्म होगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग टाइम और स्पेस मिलकर स्पेस टाइम को क्रिएट करते हैं। इसका मतलब कि अगर यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए तो हो सकता है कि टाइम का भी कोई मतलब ही ना बचे। अगर फ्यूचर में यूनिवर्स बिग क्रश यानी बिग आरआईपी में कोलैप्स हो जाए तो कुछ थ्योरीज के हिसाब से स्पेस टाइम भी कोलैप्स हो जाएगा, और अगर बिग फ्रीज या हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स होती है तो यूनिवर्स इतना ठंडा और इनएक्टिव हो जाएगा कि कोई मीनिंगफुल इवेंट ही नहीं होगा। लेकिन टाइम टेक्निकली एग्जिस्ट कर सकता है, पर उसका एक्सपीरियंस या इम्पोर्टेंस लगभग जीरो हो जाएगा। और क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी जैसे लूप क्वांटम ग्रेविटी जो प्रोबेबिलिटी भी एक्सप्लेन करती है कि टाइम फंडामेंटल चीज है ही नहीं, बल्कि सिर्फ एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। और अगर ये सच हुआ तो टाइम का एंडिंग नहीं, बल्कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम को ही बदलना पड़ेगा। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक दिन टाइम खत्म हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर यूनिवर्स नहीं बचा तो टाइम का भी कोई वजूद नहीं बचेगा। तो आखिर में हमने जाना कि टाइम सिर्फ क्लॉक की टिकलिंग नहीं, बल्कि स्पेस के साथ जुड़कर स्पेस टाइम को क्रिएट करता है और पूरी यूनिवर्स को भी इवॉल्व करने में मदद करता है। हम सब जानते हैं कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। हम ये भी जानते हैं कि टाइम हमेशा पास्ट से फ्यूचर की तरफ ही चलता है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ऐसी थ्योरीज आए जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम को बिल्कुल बदल दे, या फिर हमें पता चले कि जिस तरह हम यूनिवर्स को समझते हैं रियलिटी उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हमने बहुत सी चीज़ों को मैथमेटिकली सॉल्व तो कर लिया है, लेकिन इंतजार है बस उस एक रियल एक्सपेरिमेंट का जो सब कुछ बदल के रख सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये जर्नी ऑफ द टाइम इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है टाइम को लेकर वो ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और साइंटिफिक मिस्ट्री के साथ। जय हिंद, जय भारत।